हेलो वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ अमरीश श्रीवास्तव। आज मैं फिर से क्लास टू यानी कि पिछले क्लास में हमने देखा था कि हमने संविधान की अ, विशेषताएं बताई थी। अब थोड़ा डेप्थ में जाते हैं, यानी कि अब शुरुआत करते हैं संविधान की प्रस्तावना से। प्रस्तावना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है संविधान का, और इस पर भी बहुत सारे सवाल बनते हैं। जैसे कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो कई बार सवाल बन जाते हैं कि इसमें कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है। और कई बार तो ये पूछ लेते हैं कि संविधान जो है वो किस तिथि को लागू हुआ। महत्वपूर्ण यह है तिथि। डेट तो लोगों को याद रहती है लेकिन तिथि लोग भूल जाते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप उन चीजों का भी ध्यान रखें जिनको बाकी लोग निगलेक्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा कि संविधान की प्रस्तावना है क्या। संविधान की प्रस्तावना जो है ये बाय द पीपल फॉर द पीपल करके जो कॉन्सेप्ट है उस पर आधारित है। यानी कि जब संविधान की प्रस्तावना लिखी गई थी तो उसको ये कह के नहीं लिखा गया था कि ये हम मतलब 299 लोग बना रहे हैं, बल्कि ये बोला गया था कि भारत के लोग यानी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द इसलिए आया था क्योंकि हम अंग्रेजों से स्वतंत्र हुए थे, समाजवादी। क्योंकि अब राजशाही खत्म हो रही थी। खत्म होने से मतलब है कि अंग्रेजों से पहले मुगल थे, मुगल से पहले भारतीय रियासतें थी, तो अब राजतंत्र खत्म, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। क्योंकि अब इस समय तक भारत में बहुत से पंथ आ चुके थे। वास्तव में ये शब्द जो उस समय था वो पंथ निरपेक्ष था। जैसे कि सनातन धर्म हो गया, ईसाई भी थे, इस्लामिक लोग भी थे, और सिख भी थे, बौद्ध, जैन, ये सारे धर्म का प्रादुर्भाव हो चुका था। तो ये कॉन्सेप्ट था कि भाई सभी धर्मों को हाँ, फलने फूलने का मौका मिले। ठीक है। लोकतांत्रिक गणराज्य यानी कि वोटिंग सिस्टम से कि अगला राजा, अगला राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तथा गणराज्य बनाने के लिए, गणराज्य है नहीं, बनाने के लिए, यानी कि एक ऐसी व्यवस्था के लिए उसके समस्त नागरिकों को, यानी कि द पीपल ऑफ इंडिया, समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये तीन न्याय हैं जो पूछे जाते हैं कि कितने तरीके के न्याय किए जाते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि पांच स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी कि दो प्रकार की समता है। इसके बाद प्राप्त कराने के लिए, ये सारी फ्यूचरिस्टिक चीजें उन्होंने ली थी। तथा उनमें व्यक्ति की गरिमा, साथ में राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली, बंधुता बढ़ाने के लिए, यानी कि मेरा सम्मान, आपका सम्मान, ये मिल करके राष्ट्र की एकता बढ़े, साथ में हमारे बीच में भाईचारा बढ़े। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 ज्यादातर लोगों को याद रहती है, लेकिन जो तिथि है, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी। ये एक और क्वेश्चन यूपी पीजीएस में भी आ चुका है। जब पहला क्वेश्चन ही उसमें पूछा गया था कि संविधान को अधिनियमित करने की तिथि क्या है, तो लोग बड़े खुश थे कि अरे, क्वेश्चन पहले देखा तो बड़े खुश हो गए कि अरे ये तो बहुत आसान है। लेकिन जैसे ही उन्होंने तिथि देखी तो हाथ पैर खुला। अब जिसको पता था वो बता दी। वो एतद द्वारा, मतलब एतद द्वारा मतलब इस प्रकार, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत माने अपनाते हैं, अधिनियमित मतलब पावर दे दी है हमने, और आत्मार्पित मतलब खुद को ही समर्पित करते हैं। यह प्रस्तावना भारत के संविधान का सार है। ठीक है। अब इस संविधान को थोड़ा और, इस प्रस्तावना को एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा और। इसके बाद कुछ एक केसेस हैं जो संविधान की प्रस्तावना से बहुत ही अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। वो ये है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये चीज को इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। संप्रभुता क्या है? अब भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है
जो किसी अन्य राष्ट्र के या देश के अधीन नहीं है, मतलब या शक्ति के अधीन नहीं है। अब देखिए, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा तर्कपूर्ण बताने वाला हूँ, वो इसलिए क्योंकि आप जो डिग्री के लिए जा रहे हैं उसमें पक्ष विपक्ष निष्पक्ष तीनों रहेंगे आपके। शक्ति के अधीन नहीं है। अब शक्ति के अधीन का मतलब ये है कि हमको खूब पता है कि हमारे चार पड़ोसी जो देश हैं वो हमारे दुश्मन हैं, लेकिन हम चाह कर भी उनको नष्ट नहीं कर सकते। वो घुसपैठ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कारण क्या है कि हमारे ऊपर यूएनओ का भी दबाव है, हमारे ऊपर विश्व की और संस्थाओं का भी दबाव है। यानी कि हम स्वतंत्र तो हैं, ठीक है ना, हम स्वतंत्र हैं, हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन किसी न किसी अंतरराष्ट्रीय शक्ति के अधीन भी हैं। अगर नहीं होते तो अभी तक हम कम से कम दो राज्यों राष्ट्रों को तो निस्तारण कर ही चुके होते, जिनसे आतंकवाद पनप रहा है या जिनसे हमारा नक्सलवाद पनप रहा है। सब जानते हैं। समाजवाद, यह समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता स्थापित करने का संकल्प है, जहां संसाधनों का समान वितरण हो। संसाधनों का समान वितरण एक ऐसी विधा है मतलब जो सरकारी संसाधन है, जैसे चिकित्सा, शिक्षा, सरकारी विभागों में रोजगार, सरकारी टेंडर, ठीक है, ये मतलब ओपन किए जाएंगे, बोली लगेगी, एग्जाम होंगे, जो भी होगा वो क्लियरिटी रहेगी। ऐसा नहीं है कि कोई बैकडोर एंट्री हो जाए, लेकिन इन रियलिटी जो हो रहा है वो आप सब स्नातक है, आपको पता है। धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म, भारत सभी धर्मों का समान आदर करता है और राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। बहुत अच्छे। अभी यहाँ पर हम फिर से एक बार आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति भवन में इफ्तार पार्टी दी जाती थी, अजमेर शरीफ में चादर भेजी जाती थी। साथ ही साथ जो अल्पसंख्यक समुदाय का प्रादुर्भाव है, उसका होना ही सेकुलरिज्म पर एक तरह से डेंट है। क्योंकि जब धर्मनिरपेक्ष देश है तो यहाँ पर अल्पसंख्यक जैसा शब्द का कोई महत्व नहीं है। मतलब ये तो हम ये बताएं कि ये कंडीशन इसलिए आई, जब देश धर्मनिरपेक्ष है तो वहां पर हम अल्पसंख्यक किसके कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, मतलब कौन सी ऐसी चीज उनको लग रही है कि जो इससे बड़ी है और जिसमें सब समाहित नहीं। धर्मनिरपेक्ष में सब समाहित है, लेकिन अगर हम बोलें कि यहाँ पर इस धर्म को दबाया जाता है तो वो उसके लिए हमको एक वैज्ञानिक कारण खोजना पड़ेगा कि इसको कौन दबा रहा है, इस कॉन्टेक्स्ट में दब रहा है। ये पॉइंट है। इसको थोड़ा और आप लोग एलोबरेट कर सकते हैं अपने शब्दों में कि जब हम बोलते हैं कि ये व्यक्ति कमजोर है तो उसकी कमजोरी का कोई ना कोई एक पैरामीटर होते हैं कि बौद्धिक रूप से कमजोर है। मतलब बौद्धिक रूप से कैसे कमजोर है कि जैसे इसकी आयु 6 वर्ष की है तो 6 वर्ष की जो बौद्धिक स्तर नेचुरली होता है उससे ये कमजोर है। मतलब जैसे 6 वर्ष का जो बच्चा होता है उससे आप उम्मीद करते हैं कि वो जोड़ घटाना कर सकता है, लेकिन अगर कोई बच्चा जोड़ घटाना नहीं कर रहा है तो हम कहते हैं पढ़ाई में कमजोर है। या 6 वर्ष का बच्चा है वो दौड़ सकता है, लेकिन अगर ये नहीं दौड़ रहा है तो हम बोलते हैं ये दौड़ने में कमजोर है। तो वो जो कमजोरी है उसका कोई ना कोई रीजन होता है। अगर वो रीजन है तो एक्सप्लेन भी। तो सेकुलरिज्म का कोई रीजन नहीं है यहाँ पर कि हम अल्पसंख्यक समुदाय को एक अलग से ऐड करें। चलिए, लोकतांत्रिक, जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता का शासन स्थापित है जिससे नागरिकों को स्वतंत्रता और अधिकार प्राप्त हो। डेमोक्रेसी जो है, वोटिंग के टाइम पे आप इसको बड़े आराम से देख सकते हैं, बट रेस्ट ऑफ द टाइम आप अपने एरिया के विधायक से मिल सकते हैं नहीं मिल सकते, ये विधायक की मर्जी पर निर्भर है, आपकी पर नहीं। तो डेमोक्रेसी का जो क्राइटेरिया है वो वहां तक है जब तक वो आपके पास आ रहा है। ये जो सारी चीजें हैं ना, ये बहुत ही उम्मीदों के साथ बनाई गई थी। मतलब ये सोचा गया था कि अभी तक हम अंग्रेजों के अधीन थे, अब हम स्वतंत्र हुए हैं तो हम एक दूसरे के ज्यादा क्लोज आ जाएंगे। बट हुआ ये कि हम एक दूसरे के ज्यादा दूर चले गए। उसका कारण बहुत सारे हैं जो मैं एक एक क्लास में आगे बताऊंगा। गणराज्य, भारत में शासन का सर्वोच्च पद चुनाव द्वारा प्राप्त होता है, ना कि वंशानुगत। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि शासन में
सर्वोच्च पद कौन सा है? कहने को तो राष्ट्रपति है, फिर प्रधानमंत्री। तो राष्ट्र का प्रधान हमेशा राष्ट्रपति रहेगा, और प्रशासन का प्रधान प्रधानमंत्री रहेगा। और ये दोनों ही पद जो है वो चुनाव से होते हैं। इलेक्शन मतलब एक में जनता डायरेक्ट वोट करती है, दूसरे में जिनको वोट करती है वो वोट करते हैं। इसके अलावा भी प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि ये समझाने की जरूरत है नहीं कि क्या है ये। अब मैं बात करता हूँ ऐसे दो महत्वपूर्ण केसों की जिन्होंने प्रस्तावना से रिलेटेड एक माइलस्टोन स्थापित की। एक तो है बेहरुबाड़ी मामला, 1960 में ही आया था। ये एक भूभाग था जो भारत और पूर्वी पाकिस्तान, यानी कि जो अब इस समय बांग्लादेश के बीच में था। सवाल ये उठा कि संविधान की प्रस्तावना में भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के संरक्षण के रूप में माना गया। अब क्या ये क्षेत्र जो तो ये भारत के भूभाग में था, मतलब एक बेरू में भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बीच में था। तो इसको बात चल रही थी कि इसको सौंपना है किसको, या तो पाकिस्तान को या बांग्लादेश को, मेनली बांग्लादेश को सौंपना था। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जो अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 1 में भारत के राज्यों का वर्णन है, मतलब राज्य जो है ना। तो उसमें क्या होता है कि अगर हम वहां से किसी चीज को जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, तो अनुच्छेद वन और अनुसूची वन में चेंजेस होते हैं। और जब हम भारतीय संविधान में बोलते हैं कि हम संप्रभुता है, समझ रहे हैं, संप्रभुता यानी कि हमारे पास पूरी पावर है अपने क्षेत्र को। तो हम ये मतलब किसी को दे नहीं सकते कब तक, जब तक कि हम संविधान में ये संशोधन नहीं करें कि भाई हम इस चीज को इनको दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। मतलब एक क्वेश्चन उठता है ना कि एक तो ये है कि आपने किसी चीज को दिया तो क्यों दिया, उस क्यों का जवाब जो है बिना संशोधन के पॉसिबल नहीं है। तो वो जब मामला क्षेत्र में केंद्र में है, क्योंकि अभी देखिए मैंने आपको पिछले केस में बताया था कि पूरा मामला जो है विल पावर के ऊपर है। अगर केंद्र में शक्तिशाली राजा है, मतलब प्रधानमंत्री है, तो वो ना राज्य की सुनेगा ना सुप्रीम कोर्ट की सुनेगा। लेकिन अगर क्षेत्रीय दल ज्यादा शक्तिशाली है, यानी कि राज्य की जो मुख्यमंत्री है वो विल पावर से ज्यादा स्ट्रांग है, या सुप्रीम कोर्ट का लीडर या हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है उसकी विल पावर बहुत अच्छी है, वो ईमानदार है, तो वो किसी की नहीं सुनेगा, वो न्याय के अनुसार चलेगा। बाद में भले ही आप उसका ट्रांसफर करो, सैलरी होल्डर जो चीज में है वो करो, लेकिन वो उस समय आपकी नहीं चलने देगा। इंदिरा गांधी के केस में ये हुआ जब इन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, तो प्रयागराज हाई कोर्ट के जो वो जज साहब थे उन्होंने उनकी क्लास ले ली थी। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला देते हुए कहा कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा नहीं है, है ना। अब मैं कुछ एक वीडियो ये जरूर बनाऊंगा किन किन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्स के अपोजिट किया। ठीक है। इसका मतलब यह था कि प्रस्तावना केवल संविधान के उद्देश्यों का परिचय कराती है, लेकिन यह किसी कानूनी शक्ति का स्रोत नहीं है। इसलिए भारत सरकार को संविधान में संशोधन किए बिना बेहरुवाड़ी को पाकिस्तान को देने की अनुमति दी गई। इस फैसले ने यह स्पष्ट किया कि संविधान की प्रस्तावना कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं, लेकिन यह संविधान के उद्देश्यों और भावना को स्पष्ट करती है। अब ये जब सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन देता है तो एक तरह से ये माना जाता है कि ये डिसीजन जो है इन फ्यूचर रेफरेंस में हम यूज करेंगे। लेकिन होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट भी कई मामलों में लपेट लिया जाता है। अब हम आते हैं दूसरा, 1973। इस समय आप अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार किसकी रही होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, यह मामला अभी देखिए पिछला जो मामला जो था वो भारत और दूसरे राष्ट्र के बीच में था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अलग नजरिए से देखा। मतलब जो डिसीजन जब ये देते हैं और डिसीजन के बाद जब क्रॉस चेक क्वेश्चन होता है, तो
यही तर्क दिया जाता है, क्योंकि आपको तर्क उनके मानने ही पड़ेंगे, आप बाध्यकारी हैं। नहीं मानेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट लग जाए आपकी, वकालत की डिग्री भी होल्ड कर सकते हैं। केशवानंद भावरी मामला जो है 1973 का था, इंदिरा गांधी, ठीक है। यह मामला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की सीमा पर केंद्रित था। इसमें यह सवाल उठाया गया कि क्या संविधान को, संसद को संविधान के मौलिक ढांचे में बदलने का अधिकार है। यहाँ पर मामला आप देखिएगा, संसद को संविधान के मौलिक ढांचे को बदलने का अधिकार है, क्योंकि मामला चल रहा था इंदिरा गांधी के समय। तो जो वो कहें कि वही होगा, सुप्रीम कोर्ट भी उन्हीं के अनुसार देगा, क्योंकि केंद्र में स्ट्रांग विल पावर है। तो केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रस्तावना भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पिछले में नहीं था, वो उद्देश्य और भावनाओं को कर, लेकिन इसमें बोले है। और यही भी कहा कि संविधान के मौलिक ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता है, और इस ढांचे में संविधान की प्रस्तावना भी शामिल है। इस फैसले के अनुसार प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों और मौलिक सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करती है, और इसका मौलिक ढांचा संविधान की आत्मा है, जिसे संसद भी नहीं बदल सकती है। आप सोच रहे हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो पहले नहीं था। धर्मनिरपेक्ष शब्द पहले नहीं था। समाजवाद जैसा शब्द भी पहले नहीं था। इसको इंदिरा गांधी ने जोड़ा कहाँ, प्रस्तावना। यानी कि ये इतना महत्वपूर्ण फैसला होने के बाद भी चली किसकी, केंद्र की। तो सवाल सिर्फ इतना सा ही है कि जिसकी जितनी विल पावर होगी वो उसको उस तरह से यूटिलाइज कर ले। तो बैरूबाड़ी मामले में जहाँ प्रस्तावना को संविधान का अनिवार्य हिस्सा नहीं माना गया, वहीं केशवानंद भारतीय मामले में संविधान के मौलिक ढांचे का हिस्सा माना गया। इस तरह प्रस्तावना का कानूनी और संवैधानिक महत्व बाद में स्पष्ट हुआ, जिसने भारत की संवैधानिक न्यायिक व्याख्या में एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया। अब पॉइंट ये है कि जब हम बात करते हैं अपने संविधान की, तो संविधान हमारा क्या है कि बहुत बहुत ज्यादा विस्तृत है। इसमें एक केस 1995 में भी आया था कि न्यायपालिका जो है उसका एक कार्य ये भी होता है कि वो नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा करे। यानी कि जैसे आपको लग रहा है आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, अब यहाँ पर आर्टिकल 15 का अच्छे से उल्लंघन होगा। मूल अधिकारों का उल्लंघन अगर हो रहा है तो आपको ये सिद्ध करने पड़ेंगे कि ये आपके मूल अधिकार कैसे हैं। जैसे ही आप उनको प्रूव करेंगे, मान लिए जाएंगे। तो संविधान को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है सिस्टमेटिक चलना। सिस्टमेटिक से मतलब पहले हमने समझा कि संविधान की विशेषता क्या है, फिर हम आए कि अब विशेषता होगी, फिर हम आए उसकी प्रस्तावना पे। प्रस्तावना के बाद हम एक एक चीजों को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो इस तरह से संविधान में जो क्वेश्चन आपके बनेंगे वो बड़े अच्छे बनते हैं। मतलब देखिए, आप ऐसे सोचिएगा कि कभी भी आपसे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाएंगे कि इस आर्टिकल का क्या मतलब है, उस आर्टिकल का क्या मतलब, नहीं। आपसे पूछे जाएंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया क्या है, राष्ट्रपति के अधिकार क्या है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसकी क्या वेतन भत्ते होते हैं। तो वहां पर आपको आर्टिकल्स को जोड़ना पड़ेगा। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मतलब कि सामाजिक न्याय और से आप क्या समझते हैं। तो ये जो चीजें होती हैं, ये क्या हो,
प्रैक्टिकलिटी में बड़ी अजीब होती है। मतलब सामाजिक न्याय अगर मैं आपको गाली नहीं दे सकता हूं तो आप मुझे भी नहीं दे सकते, यानी कि इक्वेलिटी, ये दोनों एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। बट यहाँ पर जो है हमारे धरातल पर जाति धर्म इनके आधार पर चीजें बदल जाती हैं। वो सारी चीजें हम आपको बताए, क्योंकि आप किसी कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप एलएलबी कर रहे हैं, जहां पर पक्ष विपक्ष और निष्पक्ष तीनों चीजें आपको मिलेंगी। निष्पक्ष में हम जज साहब को ले लेते हैं। तो क्लास में बने रहिएगा, बहुत अच्छी अच्छी टॉपिक्स में उठाने वाला हूँ। थैंक यू, गुड डे।